हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 6 पजामे वाला पिशाच। बावरी नैन की मौत का सदमा आने वाले कई दिनों तक पूरे घर में छाया रहा। हैरी को अब भी उम्मीद थी कि वो ठग ठग करते हुए उसी तरह पीछे वाले दरवाजे से चले आएंगे जिस तरह माया पंछी के समूह के बाकी सदस्य खबरें लेने देने आते थे। हैरी को ये एहसास हुआ कि काम के अलावा कोई चीज़ अपराध बोध और दुख की उसकी भावनाओं पर मरहम नहीं लगा सकती। वो जानता था उसे अब होर क्रक्स खोजने और उन्हें नष्ट करने के अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से कूच करना चाहिए। रॉन ने होरक्रक्सों शब्द को बिना आवाज किए मुंह से बोलते हुए कहा, तुम 17 साल का होने तक कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है। जहाँ तक योजना बनाने का सवाल है, ये जगह भी हमारे लिए किसी दूसरी जगह जितनी ही अच्छी है ना। उसने अपनी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल ली। या फिर तुम्हें उनका पता ठिकाना मालूम है? नहीं, हैरी ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि हरमाइनी इसके बारे में थोड़ी छानबीन कर रही है। उसने कहा था कि वो तुम्हारे यहाँ आने के बाद इस बारे में बताएगी। वो टेबल के नाश्ते पर बैठे थे। मिस्टर वीजली और बिल अभी अभी ऑफिस जाने के लिए निकले थे। मिसेस वीजली हरमाइनी और जीनी को जगाने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई थी, जबकि फ्लर नहा रही थी। स्थिति सूचक सम्मोहन 31 तारीख को खत्म होगा, हैरी ने कहा। इसका मतलब है मुझे यहाँ सिर्फ 4 दिन रहना पड़ेगा। फिर मैं 5 दिन। रॉन ने दृढ़ता से उसकी बात काटते हुए कहा, हमें शादी के लिए रुकना है। अगर हम उसमें नहीं शामिल हुए तो वो दोनों हमारी जान ले लेंगी। हैरी समझ गया वो दोनों से मतलब फ्लर और मिसेस वीजली से था। जब हैरी विद्रोह के मूड में नजर आया तो रॉन बोला, 1 दिन की ही तो बात है। क्या उन्हें यह एहसास नहीं था ये कितना महत्वपूर्ण है? जाहिर है उन्हें नहीं है, रॉन ने कहा। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, और अब इस बात का जिक्र छिड़ ही गया है तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। रॉन ने हॉल के दरवाजे की तरफ देखकर तसल्ली की। मिसेस वीजली लौट तो नहीं रही। फिर वो हैरी के करीब झुक गया। मम्मी हरमाइनी और मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रही हैं। वो जानना चाहती हैं हम क्या करने जा रहे हैं। वो तुम पर भी कोशिश करेंगी, तुम तैयार रहना। डैडी और ल्यूपिन ने पूछा था, लेकिन जब हमने बताया कि डंबलडोर ने तुम्हें हमारे सिवा किसी और को बताने से मना किया है तो उन्होंने कोशिश छोड़ दी है। लेकिन मम्मी ऐसी नहीं है, वो जिद पकड़ चुकी हैं। रॉन की भविष्यवाणी कुछ ही घंटों में सच हो गई। लंच के कुछ ही पहले मिसेस वीजली ने हैरी को ये कहकर सबसे अलग बुलाया कि वो एक मोजे को पहचानने में उनकी मदद करे जो उनके ख्याल से उसके बैग से गिरा था। उसे कपड़े धोने की छोटी सी जगह पर घेरने के बाद वो शुरू हो गई। रॉन और हरमाइनी कह रहे थे, तुम तीनों हॉगवर्ट्स की पढ़ाई छोड़ रहे हो? उन्होंने सामान्य और हल्के अंदाज में कहा, हाँ, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मशीन एक कोने में अपने आप घूमी और मिस्टर वीजली की बनियान निचोड़ने लगी। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम अधूरी क्यों छोड़ रहे हो? देखिए, डंबलडोर मेरे लिए एक काम छोड़ गए हैं। रॉन और हरमाइनी इस बारे में जानते हैं। वो मेरे साथ आना चाहते हैं। किस तरह का काम? मुझे अफसोस है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। देखो, मुझे लगता है कि आर्थर और मुझे जानने का हक है, और मुझे यकीन है कि मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर भी इस बात से सहमत होंगे। हैरी को अभिभावकों के संयुक्त हमले का अंदेशा था। उसने कोशिश करके मिसेस वीजली से नजरें मिलाईं। उनकी आंखों का रंग भी जिनी की आंखों की तरह भूरा था। इससे कोई मदद नहीं मिली। मिसेस वीजली डंबलडोर नहीं चाहते थे किसी और को पता चले। मुझे अफसोस है। वैसे रॉन और हरमाइनी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका फैसला है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुश्किल से 17 साल के हो, तुम तीनों ही। ये बिल्कुल बकवास है। अगर डंबलडोर को कोई काम करवाना था तो माया पंछी का पूरा समूह उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। हैरी, तुमने उनकी बात गलत समझी होगी। शायद वो तुमसे ये कहना चाह रहे होंगे कि वो कोई काम करवाना चाहते हैं, और गलती से तुमने ये समझ लिया कि वो ये काम तुमसे करवाना चाहते हैं। मुझे समझने में कोई गलती नहीं हुई है, हैरी ने सपाट अंदाज में कह दिया। ये काम मुझे ही करना है। हैरी ने मिसेस वीजली के सुनहरे पैटर्न वाला मोजा थमा दिया, जिसे पहचानने के बहाने उन्होंने उसे बुलाया था। ये मोजा मेरा नहीं है। मैं पडलमियर यूनाइटेड का फ़ैन नहीं हूँ। ओह, जाहिर है नहीं है। मिसेस वीजली अचानक एक बार फिर सामान्य होकर बोली, मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। अच्छा हैरी, तुम्हें बिल और फ्लर की शादी की तैयारी में मदद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
बहुत काम पड़ा है। नहीं, मैं जाहिर है नहीं। हैरी अचानक विषय बदलने से चकरा गया था। तुम कितने अच्छे हो, मिसेस वीजली ने कहा और वहां से जाते समय मुस्कुरा दी। उस पल के बाद मिसेस वीजली ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रखा कि उन्हें सोचने का भी समय मुश्किल से मिल पाया। इस व्यवहार का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण ये हो सकता था कि मिसेस वीजली उन सभी का ध्यान बावरे नैन और उनकी दहशत भरी यात्रा की तरफ से हटाना चाहती थी। जब 2 दिन तक बर्तन साफ करने, फूल और रिबन सजाने, बगीचे से बोनों का सफाया करने और ढेर सारा भोजन पकाने में मिसेस वीजली की मदद करने का सिलसिला लगातार चलता रहा, तो हैरी को शक होने लगा। मैं उन्हें ऐसे काम बताती थी ताकि वो रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से दूर रहें। पहली रात के बाद जब उन तीनों को मिलने का मौका नहीं मिला, जब उसने उन्हें बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर को यातना दे रहा है, मेरा ख्याल मम्मी सोचती हैं कि वो तुम तीनों को अगर मिलने न दें तो तुम लोगों को यहाँ से जाने में देर करा सकती हैं। जिनी ने धीमे स्वर में कहा जब हैरी के आने के बाद तीसरी रात को वो दोनों डिनर की टेबल लगा रहे थे। और वो क्या सोचती हैं, इसके बाद क्या होगा? हैरी बुदबुदाया। जब वो हमसे यहाँ घरेलू काम कराएंगी तब क्या कोई और वोल्डेमॉर्ट को मार डालेगा? उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। उसकी बात सुनकर जिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो ये सच है? तुम यही करने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा। मैं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, हैरी ने बचते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे को घूरा। जिनी के चेहरे पर सदमे के अलावा भी कोई भाव था। अचानक हैरी को एहसास हुआ, हॉगवर्ट्स के मैदान के वीरान कोनों में उन चुराए हुए घंटों के बाद वो पहली बार जिनी के साथ अकेला है। उसे यकीन था जिनी भी वही लम्हे याद कर रही थी। दोनों उछल पड़े जब दरवाज़ा खुला। मिस्टर वीजली, किंग्सले और बिल अंदर आ गए। समूह के बाकी सदस्य भी डिनर पर अक्सर आते जाते रहते थे, क्योंकि अब 12 ग्रिमॉल्ड चौक की जगह रॉन का घर मुख्यालय बन गया था। मिस्टर वीजली ने बताया, रहस्य रक्षक डम्बलडोर की मौत के बाद ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि डम्बलडोर ने जितने भी लोगों को ग्रिमॉल्ड चौक के बारे में बताया था, अब वो भी रहस्य रक्षक बन गए थे। हम 20 लोग हैं, इसलिए रहस्य रक्षक सम्मोहन की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। प्राण भक्षियों के लिए किसी से रहस्य उगलवाने की 20 गुनी संभावना है। इससे ज़्यादा समय तक गोपनीय रहने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी स्नैप तो अब तक प्राण भक्षियों को उस जगह का पता बता चुका होगा। देखो, बावरे नैन ने स्नैप के खिलाफ 2-3 छाप लगाए थे ताकि उसे दोबारा वहां आने से रोक सकें। उम्मीद है कि वो शाप इतने शक्तिशाली होंगे कि उसे बाहर रख सकें, और अगर वो इस जगह के बारे में बोलने की कोशिश करे तो उसकी जीभ बांध दें। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उस जगह की सुरक्षा अब कमज़ोर लगती है, इसलिए मुख्यालय के रूप में उसका प्रयोग करना पागलपन होगा। तो शाम किचन में इतनी भीड़ थी कि छुरी कांटे का इस्तेमाल करना भी मुश्किल था। बावरी नैन की कोई खबर? हैरी ने बिल से पूछा। कोई नहीं, वो लोग मूडी की अंत्येष्टि नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिल और ल्यूपिन को मूडी की लाश मिली ही नहीं थी। उनकी गिरने की जगह का कोई पता ही नहीं था। उस वक्त बहुत अंधेरा था, युद्ध की दुविधा भी थी। दैनिक जादूगर में उनकी मौत या लाश मिलने के बारे में एक शब्द भी नहीं छपा था, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये अखबार आजकल बहुत खामोश है, और उन्होंने उस नाबालिग जादूगर के बारे में भी सुनवाई की खबर नहीं दी है जो मैंने प्राण भक्षियों से बचने के लिए किया था। हैरी ने टेबल के पार बैठे मिस्टर वीजली से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। क्योंकि वो जानते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या इसलिए क्योंकि वो दुनिया को ये पता नहीं चलना देना चाहते कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझ पर हमला किया था। मुझे लगता है दूसरा अंदाज़ा सही है। दरअसल स्क्रीमडोर ये स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम जानते हो कौन इतना शक्तिशाली हो गया है। वो ये भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अज़्काबान से कैदी सामूहिक रूप से फरार हो गए हैं। हाँ, जनता को सच्चाई क्यों बताना है? हैरी ने कहा, अपना चाकू इतनी ज़ोर से भींचा कि उसकी दाहिनी हाथ के पीछे हल्के निशान उसकी चमड़ी पर सफ़ेद उभर आए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मंत्रालय में कोई उनका विरोध करने को तैयार नहीं है? रॉन ने गुस्से से कहा। जाहिर है, लेकिन लोग दहशत में हैं, मिस्टर वीजली ने जवाब दिया। इस बात पर दहशत में हैं कि वो अगली बार गायब हो जाएंगे या उनके बच्चों पर हमला हो जाएगा। बुरी बुरी अफवाहें फैल रही हैं, जैसे मुझे तो यकीन नहीं है कि हॉगवर्ट्स में मगलू अध्ययन के प्रोफेसर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कई हफ्तों से नज़र नहीं आई हैं। इन दिनों स्क्रीमडोर सारा दिन अपने ऑफिस में बंद रहते हैं। काश वो कोई बेहतरीन योजना बना रहे हैं। कुछ समय के लिए खामोशी छा गई, जिसमें मिसेस वीजली ने जादू से खाली प्लेटें उत्पन्न की और उसमें एप्पल टार्ट परोस दिया। जब सबको पुडिंग मिल गई तो फ्लर बोली, हैरी,
हमने फैसला किया है तुम्हारा भेष कैसे बदला जाएगा। जब हैरी दुविधा में नजर आया तो उसने आगे कहा, शादी के लिए। जाहिर है हम किसी प्राणभक्षी को न्योता नहीं देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि शैंपेन पीने के बाद किसी की जबान फिसलेगी नहीं। ये सुनकर हैरी ने अंदाजा लगा लिया कि उसे अब भी हैग्रिड पर शक है। हाँ, अच्छी बात है, मिसेस वीजली ने टेबल के सिरे से कहा, जहाँ उनका चश्मा उनकी नाक के कोने पर टिका था। वो कामों की सूची देख रही थी। रॉन, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? क्यों? तेरे कमरे में सफाई की क्या जरूरत है? मुझे और हैरी को कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मम्मी से इस तरह बात मत किया करो, मिस्टर वीजली ने दृढ़ता से कहा। जो काम उन्होंने बताया है उसे चुपचाप करो। रॉन ने माता पिता को गुस्से से घूरा और फिर अपनी चम्मच उठाकर बचे हुए एप्पल टॉर्ट पर हमला कर दिया। मैं भी मदद करता हूँ, उसमें कुछ कचरा मेरा है। हैरी ने रॉन से कहा ही था कि मिसेस वीजली बोल पड़ी, नहीं बेटा, तुम आर्थर के साथ जाकर मुर्गियों के दड़बे की सफाई करो। लेकिन जैसा कि पता चला मुर्गियों के दड़बे में ज़्यादा कुछ था ही नहीं। मॉली से इस बात की जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर वीजली ने हैरी को दड़बे से थोड़ी दूर रोकते हुए कहा, टेड टोंक्स ने सीरियस की दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल मुझे भेज दी है और मैं उसे यहाँ पर छिपा नहीं, मेरा मतलब है रख रहा हूँ। बहुत ज़ोरदार चीज़ है, उसमें एग्जॉस्ट गैस किट भी है। मुझे लगता है कि शायद उसका यही नाम है। बहुत बढ़िया बैटरी है और ये इस बात का पता लगाने का बहुत अच्छा मौका होगा कि ब्रेक किस तरह काम करते हैं। मैं इसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूँगा जब मॉली यहाँ नहीं, मेरा मतलब जब मेरे पास समय होगा। जब वो घर लौटे तो मिसेस वीजली दिख नहीं रही थी। हैरी चुपचाप रॉन के अटारी वाले बेडरूम में पहुंच गया। मैं कर रहा हूँ। ओह, तुम हो? रॉन ने राहत से हैरी को देखते हुए कहा। रॉन अपने पलंग पर वापस लेट गया, जिससे वो उसी समय उठा था। कमरा उतना ही गंदा था जितना पूरे हफ्ते भर था। इकलौता परिवर्तन ये था कि हरमाइनी इस वक्त दूर वाले कोने में बैठी हुई थी। उसकी रोएदार बिल्ली क्रूकशैंक्स उसके पैरों के पास बैठी थी। हरमाइनी कुछ किताबें छांट रही थी, जिसमें से कुछ हैरी की थी। वो किताबों के 2 बड़े ढेर लगा रही थी। हाय हैरी, उसने कहा, तुम कैसे यहाँ आ गई? ओह, रॉन की मम्मी, उन्होंने कल ही जिनी और मुझसे चादरें बदलवाई थीं, हरमाइनी बोली। उसने न्यूमरोलॉजी एंड ग्रामेटिका को एक ढेर पर फेंका और गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन को दूसरे ढेर पर। हम लोग बाबरनेन के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि वो बच गए होंगे, लेकिन बिल ने उन पर मारक शाप पड़ते देखा था, हैरी बोला। हाँ, लेकिन बिल पर भी तो हमला हो रहा था। वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि उसने सही देखा था? अगर मारक शाप चूक भी गया हो तो भी बाबरनेन कम से कम 1000 फुट ऊपर से गिरे होंगे, हरमाइनी ने कहा, जो अपने हाथ में ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीमें पुस्तक को तौल रही थी। उन्होंने कवच सम्मोहन का इस्तेमाल कर लिया होगा। फ्लर ने बताया था उनके हाथ से छड़ी छूट गई थी, हैरी बोला। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि वो मर जाएं, रॉन ने चिढ़कर कहा, तकिए पर मुक्का मारा और उसे आरामदेह आकार में किया। जाहिर है हम ये नहीं चाहते कि वो मर जाएं। उनका मरना दुखद है, लेकिन हमें यथार्थवादी होना पड़ेगा, हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा। हैरी ने पहली बार ये कल्पना की कि बाबरनेन का शरीर डंबलडोर जितना टूट फूट गया था, लेकिन उनकी एक आंख अब भी अपने कोटर में घूम रही थी। उसके मन में हकारत के भाव के साथ हंसने की अजीब इच्छा हुई। प्राण भक्षियों ने शायद उनकी लाश छुपा दी होगी ताकि वो किसी को न मिले, रॉन ने समझदारी से कहा। हाँ, पार्टी क्राउच की तरह, जिसे हड्डियों में बदलकर हैग्रिड के सामने वाले बगीचे में दफना दिया गया था। नहीं, हरमाइनी चीखी। हैरी ने हैरान होकर देखा। वो स्पेलमैन्स सिलेबरी किताब के ऊपर आंसू बहा रही थी। ओह नहीं हरमाइनी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, हैरी ने पुरानी पलंग से उठते हुए कहा। लेकिन जंग लगे स्प्रिंग की चरमराहट के साथ रॉन अपने पलंग से छलांग लगाकर हरमाइनी के पास पहुंच गया। उसने हरमाइनी के कंधे पर हाथ रखा, अपनी जीन्स की जेब से गंदा रुमाल निकाला, जिससे उसने कुछ समय पहले ओवन साफ किया था। जल्दी से अपनी छड़ी बाहर निकाल कर कहा, स्वच्छ हो। रुमाल ज़्यादातर साफ हो गया। रॉन ने हल्का सा धुआं उड़ाता रुमाल हरमाइनी को थमा दिया। हरमाइनी ने अपनी नाक सुड़की हिचकी लेते हुए बोली, ओह धन्यवाद रॉन, मुझे अफसोस है, ये बहुत भयंकर है ना? डंबलडोर के ठीक बाद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाबरनेन मर जाएंगे। वो बहुत सख्त जान लगते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो अगर वो यहाँ होते तो हम लोगों से क्या कहते? पूर्ण सावधानी, हरमाइनी ने आंखें पोंछते हुए कहा। सही कहा, रॉन ने सिर हिलाकर कहा। वो हमसे कहते कि उनके साथ हुई दुर्घटना से हमें सीखना चाहिए।
और इससे मैंने ये सीखा कि उस कायर घटिया मंडंगस पर कभी भरोसा नहीं करना है। हरमाइनी ने कांपती हुई हंसी निकाली, 2 पुस्तकें उठाने के लिए आगे झुक गई। वैसे तुम इतनी सारी पुस्तकों का क्या कर रही हो? रॉन ने पलंग की तरफ जाते हुए पूछा। बस ये तय करने की कोशिश कि जब हम होरक्रक्स की तलाश में जाएंगे तो कौन सी पुस्तक अपने साथ ले जानी है। ओह, जाहिर है मैं भूल ही गया था कि हमें वोल्डेमार्ट को चलित लाइब्रेरी में खोजना है। हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ क्या हमें पुरातन लिपियों के अनुवाद की जरूरत पड़ेगी? हरमाइनी ने स्पेलमैन्स सिलेबरी को देखते हुए कहा। उसने सिलेबरी पुस्तक वाले बड़े ढेर पर रख दी और हॉगवर्ट्स से एक इतिहास उठा ली। हैरी ने कहा, सुनो, मैं जानता हूँ डंबलडोर की अंत्येष्टि के बाद तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलना चाहते हो। हैरी ने कहना शुरू किया था कि रॉन ने आंखें चढ़ाकर हरमाइनी से कहा, लो फिर शुरू हो गया। जैसा कि हम जानते थे वो करेगा। हरमाइनी ने आ भरी, दोबारा पुस्तक की तरफ देखने लगी। देखो, मुझे लगता है मैं हॉगवर्ट्स से एक इतिहास भी रख लूँ। भले हम हॉगवर्ट्स नहीं लौट रहे हैं, लेकिन इसे रखना अच्छा रहेगा। सुनो, नहीं हैरी, तुम सुनो। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, ये फैसला महीनों पहले, दरअसल बरसों पहले हो गया था, हरमाइनी ने कहा। लेकिन चुप रहो, रॉन ने चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है? तुमने इसके बारे में अच्छे से सोचा है? देखते हैं, हरमाइनी ने कहा। दैत्यों के साथ यात्राएं पुस्तक थोड़े गुस्से के साथ नहीं ले जाने वाले ढेर पर पटक दी। मैं कई दिनों से सामान पैक कर रही हूँ ताकि हम जल्दी चल सकें। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किल जादू करना पड़ा है। इसके अलावा हमने रॉन की मम्मी की नाक के नीचे से बाबरे नैन के भेस बदल काढ़े का पूरा स्टॉक चुरा लिया है। मैंने अपने मम्मी डैडी की यादों को सुधार दिया है। अब उन्हें यह विश्वास हो गया है कि उनके नाम दरअसल वेंडल और मोनिका विल्किंस हैं और उनके जीवन की महत्वाकांक्षा ऑस्ट्रेलिया में रहने की है, जहां वो रह रहे हैं। इसे वोल्डेमार्ट के लिए उन्हें खोजकर मेरे या तुम्हारे बारे में पूछना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य से मैं उन्हें तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। अगर मैं होरक्रक्स की खोज में बच जाती हूँ तो मम्मी डैडी को खोज कर जादू हटा दूंगी। अगर मैं नहीं बच पाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने इतना अच्छा सम्मोहन किया है कि वो सुरक्षित और खुश रहेंगे। जानते हो, वेंडल और मोनिका विल्किंस को ये पता ही नहीं है कि उनकी कोई बेटी भी है। हरमाइनी की आंखों में एक बार फिर आंसू थे। रॉन ने पलंग से उतरकर एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हैरी को त्योरियां चढ़ाकर देखने लगा, जैसे व्यवहार कुशलता की कमी के लिए उसे दोष दे रहा हो। हैरी सोच नहीं पाया क्या कहे। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि रॉन और मैं तुम्हारे साथ जाने का अंजाम जानते हैं? हम जानते हैं। रॉन, हैरी को दिखाओ तुमने क्या किया है। नहीं नहीं, उसने अभी अभी खाना खाया है, रॉन बोला। छोड़ो भी, उसे दिखा दो। ओह ठीक है, हैरी यहाँ आओ। रॉन ने दूसरी बार हरमाइनी के कंधे से अपना हाथ हटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आओ। क्यों? हैरी ने पूछा और रॉन के पीछे पीछे कमरे के बाहर पहुंच गया। अधोगमन, रॉन ने अपनी छड़ी नीची छत की तरफ करते हुए बुदबुदाया। उसके सिर के ऊपर छत में छोटा सा दरवाजा खुल गया और उसमें से एक सीढ़ी निकलकर उनके पैर तक आ गई। चौकोर छेद में से आधी चूसने आधी कराहने वाली एक भयंकर आवाज आई। इसके साथ ही खुली नाली जैसी बदबू। ये तुम्हारा पिशाच है ना? हैरी ने पूछा। हालांकि वो कभी उस प्राणी से मिला नहीं था जो कई बार रात की खामोशी में खलल डालता था। हाँ, वही है, आकर देखो। हैरी रॉन के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ा। छोटी सी अटारी में सिर और कंधे पहुंचने के बाद वो प्राणी दिख रहा था जो गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन ये तो क्या पिशाच आमतौर पर पजामा पहनते हैं? नहीं, आमतौर पर उनके बाल भी लाल नहीं होते हैं। उनके चेहरे पर इतने ज़्यादा मवाद या फोड़े भी नहीं होते। हैरी ने पिशाच को थोड़ी हकारत से देखा। वो इंसान जैसा दिख रहा था। जब हैरी की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुई तो उसे नजर आया कि वो रॉन का पुराना पजामा पहने था। उसे यकीन भी था कि ये आमतौर पर पिशाच थोड़े गंदे और गंजे होते हैं, जबकि इस पिशाच के बाल थे। उसका चेहरा बैंगनी फोड़ों से ढका था। वो मैं हूँ, समझे? नहीं समझा। कमरे में लौटने के बाद समझाता हूँ। हमारे जाने के बाद पिशाच मेरे कमरे में रहेगा। मुझे लगता है कि वो दरअसल ऐसा करने के लिए उतावला है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ कराह सकता है और लार टपका सकता है, लेकिन इस बात के जिक्र से वो बहुत सिर हिलाता है, चाहे वो जो हो, कि वो मेरा रूप रखने वाला है, जिससे स्पेक्टर ब्राइट हो गया है। ठीक है? हैरी दुविधा में दिखने लगा। ये ठीक है,
रॉन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से कुंठित था कि हैरी इस योजना की चतुराई को नहीं समझ पाया। देखो, जब हम तीनों दोबारा हॉगवर्ट्स नहीं लौटेंगे तो हर कोई सोचेगा कि हरमाइनी और मैं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि प्राणभक्षी सीधे हमारे मकान पर आकर देखेंगे। क्या परिवार वालों को तुम्हारे पते ठिकाने की कोई जानकारी है? हरमाइनी बोली, लेकिन उम्मीद है उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने मम्मी डैडी के साथ कहीं चली गई हूँ। मगलू परिवार में पैदा हुए बहुत से जादूगर इस वक्त छिपने की योजनाएं बना रहे हैं। मेरे परिवार को तो छिपाया नहीं जा सकता। बहुत ही संदिग्ध लगेगा कि वो अपनी नौकरियां नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हम ये कहानी सुनाने वाले हैं कि इंस्पेक्टर ग्राइट बीमारी का शिकार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। अगर कोई जांच करने आएगा तो मम्मी या डैडी उन्हें मेरे पलंग पर लेटा पिशाच दिखा देंगे, जिसका चेहरा मवाद और फोड़ों से ढका होगा। इंस्पेक्टर ग्राइट बहुत संक्रामक बीमारी है, इसलिए वो ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि संक्रमण के गले तक पहुंचने के बाद बीमारी में कोई कुछ बोल नहीं सकता। और तुम्हारे मम्मी डैडी इस योजना में शामिल हैं? हैरी ने पूछा। डैडी हैं। उन्होंने पिशाच का रूप बदलने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद की। मम्मी, तुम तो जानते ही हो वो कैसी हैं। जब तक हम यहाँ से चले ही नहीं जाएंगे वो मानने को तैयार नहीं होंगी कि हम जा रहे हैं। कमरे पर खामोशी छा गई थी, जो हल्की सी धम्म की आवाज़ से टूटती थी जब हरमाइनी पुस्तकों को किसी ढेर पर फेंकती थी। खामोशी में 4 मंजिल नीचे से मिसेस वीजली के चिल्लाने की दबी आवाज़ सुनाई दी। जिनी ने शायद पॉक्सी नैपकिन रिंग पर धूल छोड़ दी है। रॉन बोला, क्या पता टेलक और परिवार शादी के 2 दिन पहले से यहाँ क्यों धमक रहा है। फ्लर की बहन दुल्हन की सखी है, उसे रिहर्सल के लिए आना होगा। वो इतनी छोटी है कि अकेली नहीं आ सकती, इसलिए। देखो, मेहमानों के आने से मम्मी का तनाव कम तो नहीं होगा। रॉन बोला, हमें ये फैसला करना होगा कि यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे। हैरी, तुमने कहा था कि तुम सबसे पहले गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहते हो। क्या हमें होर्क्रक्सों को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए? अगर हमें होर्क्रक्सों का पता ठिकाना मालूम होता तो मैं तुम्हारी बात से सहमत होता, हैरी ने कहा, जिसे यकीन नहीं था कि हरमाइनी गॉड्रिक्स हॉलो जाने की उसकी इच्छा को सचमुच समझ पाई थी। उसके माता पिता की कब्रें तो सिर्फ आंशिक आकर्षण थीं। उसके मन में एक प्रबल, हालांकि अस्पष्ट भाव था, उस जगह उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहीं पर वो वोल्डेमार्ट के मारक शाप से बचा था। अब हैरी उस कारनामे को दोहराने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो उस जगह के प्रति आकर्षित हुआ था जहां ये पहली बार हुआ था। तुम्हें नहीं लगता वोल्डेमार्ट गॉड्रिक्स हॉलो पर नजर रख रहा होगा? शायद वो उम्मीद कर रहा होगा कि जब तुम अपनी मन मर्जी से घूमने फिरने को आज़ाद हो जाओगे तो तुम अपने माता पिता की कब्र देखने जाओगे। ये तो हैरी के दिमाग में ही नहीं आया। वो इसके जवाब में तर्क खोज रहा था कि रॉन बोला, ये आरएबी वही जिसने असली लॉकेट चुराया था? हरमाइनी ने सिर हिलाया। उसने अपने संदेश में लिखा था कि वो इसे नष्ट करने वाला है ना? हैरी ने बैग अपने पास खींचा, नकली होर्क्रक्स बाहर निकाला। अगर उस आदमी ने इसे नष्ट कर दिया होगा तो, रॉन ने कहा। या उस औरत ने, हरमाइनी बीच में बोली। चाहे जो हो, हमारा एक काम कम हो जाएगा, रॉन बोला। हाँ, लेकिन फिर भी हमें असली लॉकेट को खोजना होगा, है ना? ये पता लगाने के लिए कि उसे नष्ट किया गया है या नहीं। और होर्क्रक्स को खोजने के बाद उसे नष्ट कैसे करेंगे? रॉन ने पूछा। हरमाइनी बोली, देखो मैं छानबीन कर रही हूँ, हैरी ने कहा। मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी में होर्क्रक्स पर कोई पुस्तक थी। नहीं थी, हरमाइनी ने कहा, जिसका चेहरा गुलाबी हो गया था। डंबलडोर ने उन सारी पुस्तकों को हटा दिया है, लेकिन उन्होंने उन पुस्तकों को नष्ट नहीं किया था। रॉन तनकर बैठ गया। उसकी आंखें फैल गईं। मर्लिन की दाढ़ी। तुम उन होर्क्रक्स वाली पुस्तकों को चुराने में कैसे कामयाब हुई? ये दरअसल चोरी नहीं थी, हरमाइनी ने हताशा से कहा, जो कभी हैरी तो कभी रॉन को देख रही थी। वो लाइब्रेरी की पुस्तकें थीं, भले ही डंबलडोर ने उन्हें लाइब्रेरी से हटा दिया हो। चाहे जो हो, अगर वो सचमुच किसी को उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते तो मुझे यकीन था वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलती। मुद्दे की बात पर आओ, रॉन ने कहा। देखो, ये बहुत आसान था। मैंने बस एक आवाहन मंत्र का इस्तेमाल किया था, आगमनो, और वो डंबलडोर की स्टडी से सीधे लड़कियों के कमरे में आ गई थी। लेकिन तुमने ये काम किया कब? हैरी ने पूछा, जो हरमाइनी को प्रशंसा और हैरत के मिले जुले भाव से देख रहा था। डंबलडोर की अंत्येष्टि के बाद, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। जब हमने ये फैसला किया था हम स्कूल छोड़कर होर्क्रक्स की तलाश में जाएंगे।
जब मैं अपना सामान लाने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई तो मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि होरक्रक्सों के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल होगी उतना अच्छा है। मैं वहाँ अकेली थी, मैंने कोशिश की और कामयाब हो गई। वो खुली खिड़की से उड़ती हुई अंदर आ गई, मैंने उन्हें पैक कर लिया। उसने थूक निगला, फिर आग्रह करती हुई बोली, मुझे नहीं लगता डंबलडोर इससे नाराज़ होते। हम लोग इस जानकारी का इस्तेमाल होरक्रक्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। हम इस बारे में शिकायत थोड़ी ही कर रहे हैं। वैसे वो पुस्तकें हैं कहाँ? रॉन ने पूछा। हरमाइनी ने एक पल के लिए खोजा, फिर ढेर से एक बड़ी पुस्तक निकाली जिस पर धुंधले हो चुके काले चमड़े की जिल्द चढ़ी थी। हरमाइनी ने मुंह बनाकर उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो ऐसे कोई चीज हो जो हाल में ही मर गई हो। यही वो किताब है जिसमें होरक्रक्स बनाने के बारे में विस्तृत निर्देश हैं, सबसे शैतानी जादू के रहस्य। ये पुस्तक भयंकर है, सचमुच बहुत भयानक, बुरा जादू भरा है। मैं सोच रही हूँ डंबलडोर ने इसे लाइब्रेरी से कब हटाया होगा। अगर उन्होंने हेडमास्टर बनने के बाद इसे हटाया है तो मैं शर्त लगाती हूँ वोल्डेमार्ट को इसी में अपनी ज़रूरत के सारे निर्देश मिल गए होंगे। रॉन ने पूछा, अगर उसने सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था तो फिर वो स्लगहॉर्न से होरक्रक्स बनाने का तरीका क्यों पूछ रहा था? वो तो स्लगहॉर्न के पास सिर्फ ये पता करने गया था कि आत्मा के साथ टुकड़े करने पर क्या होगा। डंबलडोर को यकीन था कि जब रिडल ने स्लगहॉर्न से होरक्रक्स बनाने के बारे में पूछा था उससे पहले ही वो होरक्रक्स बनाने का तरीका जान चुका था। मुझे लगता है तुम्हारा कहना सही है हरमाइनी, उसे इस पुस्तक से सारी जानकारी आसानी से मिल सकती थी। और मैंने उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ा, हरमाइनी ने कहा, वो मुझे उतने ही ज़्यादा भयंकर लगे और मुझे उतना ही कम यकीन हुआ कि उसने दरअसल 6 होरक्रक्स बना लिए हैं। इस पुस्तक में चेतावनी दी गई है कि आत्मा के टुकड़े करने के बाद आप बहुत अस्थिर बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक होरक्रक्स बनाने के बाद। हैरी को याद आया डंबलडोर ने कहा था वोल्डेमार्ट सामान्य बुराई की हद पार कर गया था। क्या आत्मा के टुकड़ों को जोड़ने का कोई तरीका है? रॉन ने पूछा। हाँ, लेकिन ये बहुत ही दर्द भरा होगा, हरमाइनी ने खोखली मुस्कान से कहा। क्यों? ऐसा कैसे किया जा सकता है? हैरी बोला पश्चाताप से। आपको सचमुच अपनी गलती महसूस करनी होगी। जाहिर है इसका दर्द आपको नष्ट कर सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता वोल्डेमार्ट पश्चाताप करने की कोशिश करेगा। नहीं। हैरी के जवाब देने से पहले ही रॉन बोल उठा, क्या इस पुस्तक में होरक्रक्सों को नष्ट करने का तरीका है? हाँ, हरमाइनी ने कहा, जो कमज़ोर पन्नों को इस तरह पलट रही थी जैसे सड़ी हुई आंतों की जांच कर रही हो। ये शैतानी जादूगरों को चेतावनी देती है कि उन्हें होरक्रक्सों पर कितने सशक्त सम्मोहन करने चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पर हैरी ने रिडल की डायरी के साथ जो किया था वो होरक्रक्सों को नष्ट करने का सबसे अचूक तरीका है। काल दृष्टि के जहरीले दांतों से वार करना? हैरी ने पूछा। ओह, अच्छी बात है। कितनी अच्छी किस्मत है, हमारे पास काल दृष्टि के जहरीले दांतों का ढेर सारा स्टॉक है। मैं तो सोच रहा था इतने दांतों का हम क्या करेंगे? रॉन ने कहा। जरूरी नहीं कि काल दृष्टि का जहरीला दांत ही हो, ये कोई भी विनाशक चीज होनी चाहिए ताकि होरक्रक्स खुद अपनी मरम्मत न कर पाए। काल दृष्टि के जहर का सिर्फ एक ही इलाज है और वो इतना दुर्लभ है, माया पंछी के आंसू। हैरी ने हरमाइनी की बात काटते हुए कहा। बिल्कुल, हरमाइनी बोली, हमारी समस्या ये है कि काल दृष्टि के जहर जितनी विनाशक चीज़ें बहुत कम हैं। हमें इस समस्या को सुलझाना होगा, क्योंकि होरक्रक्स को तोड़ने फोड़ने या चकनाचूर करने से काम नहीं चलेगा। आपको इसे इस तरह नष्ट करना है ताकि इसकी जादुई मरम्मत न हो सके। लेकिन अगर हम उस चीज़ को नष्ट कर दें जिसमें आत्मा का वो टुकड़ा रहता है, तो वो टुकड़ा किसी और चीज़ में जाकर क्यों नहीं रह सकता? रॉन ने पूछा। क्योंकि होरक्रक्स इंसान से बिल्कुल विपरीत है। हैरी और रॉन को पूरी तरह दुविधा में देखकर हरमाइनी जल्दी से आगे बढ़ गई। देखो रॉन, अगर मैं इस समय एक तलवार उठाकर तुम्हारे पार कर दूं तो तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं होगा, जो मेरे लिए बहुत राहत की बात होगी, मुझे यकीन है। रॉन बोला। हैरी हंस दिया। दरअसल यही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर में चाहे जो हो, तुम्हारी आत्मा बच जाएगी। लेकिन होरक्रक्स के मामले में बात विपरीत है। इसके भीतर की आत्मा का टुकड़ा बचाव के लिए इसके पात्र यानी सम्मोहित पदार्थ पर निर्भर है। ये इसके बिना अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। और जब मैंने डायरी पर जहरीला दांत गड़ाया था तो वो एक तरह से मर गई थी, हैरी ने कहा।
उसे याद आया कि इसके बाद पन्नों से स्याही खून की तरह बही थी और गायब होते समय वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े की चीखें सुनाई दी थी। और डायरी जब सही तरह से नष्ट हो गई तो उसके भीतर बंद आत्मा का टुकड़ा भी नष्ट हो गया। जिनी ने तुमसे पहले डायरी को पानी में बहाकर उसे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है वो जैसी की तैसी वापस लौट आई थी। जरा ठहरो, रॉन ने त्योरी चढ़ाई। उस डायरी में आत्मा का जो टुकड़ा था उसने जिनी को अपने वश में कर लिया था, है ना? ये कैसे हुआ था? उस समय तक जादुई पात्र सही सलामत था, लेकिन किसी व्यक्ति के ज्यादा करीब पहुंचने पर पात्र के भीतर की आत्मा का टुकड़ा उसके अंदर बाहर आ जा सकता है। मेरा मतलब है उसे ज्यादा देर तक पकड़ने से नहीं है, इसका उस वस्तु के छूने से कोई संबंध नहीं है। हरमाइनी ने रॉन के बोलने से पहले कह दिया। मेरा मतलब है भावनात्मक निकटता से। जिनी ने उस डायरी में अपना दिल निकाल कर रख दिया था, उसने खुद को कमजोर बना दिया। अगर आप होर्क्रक्स को बहुत पसंद करने लगे, उस पर निर्भर हो जाएं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ डम्बलडोर ने उस अंगूठी को कैसे नष्ट किया था। मैंने उनसे ये बात नहीं पूछी। मैंने कभी भी। उसकी आवाज़ डूब गई। वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसे डम्बलडोर से पूछनी थी। पता नहीं क्यों हेडमास्टर की मौत के बाद हैरी को लग रहा था उसने ज़्यादा पता लगाने के बहुत सारे मौके गंवा दिए थे, हर चीज़ का पता लगाने के। खामोशी तभी टूटी जब बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके के साथ खुला। दीवारें हिल गईं, हरमाइनी की चीख निकल गई और उसके हाथ से सबसे शैतानी जादू के रहस्य पुस्तक छूट गई। क्रूकशैंक्स छलांग लगाकर पलंग के नीचे घुस गई, गुर्राने लगी। रॉन पलंग से कूदा और जमीन पर पड़ी चॉकलेट मेंढक की पन्नी पर फिसल गया, जिससे उसका सिर सामने वाली दीवार से टकरा गया। हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उसके सामने मिसेस वीजली थी, जिनके बाल बिखरे हुए थे। इस आरामदेह मीटिंग में खलल डालने के लिए माफी चाहती हूँ, उन्होंने थर्राती आवाज में कहा। मैं जानती हूँ तुम लोगों को आराम की जरूरत है, लेकिन मेरे कमरे में शादी के तोहफे भरे पड़े हैं जिन्हें छांटना है और तुम लोगों ने मदद करने के लिए हाँ की थी। ओह हाँ, हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा। उछलकर खड़ी हो गई, पुस्तकें हर दिशा में उड़ने लगी। हम आते हैं, हमें अफसोस है। हैरी और रॉन को दुख भरी निगाह से देखने के बाद हरमाइनी जल्दी से मिसेस वीजली के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। ये तो घरेलू जिन्नों जैसा हाल है, रॉन ने अपना सिर मलते हुए धीमे स्वर में शिकायत की, जब वो और हैरी पीछे पीछे गए। ये शादी जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, हैरी ने कहा। हाँ, फिर हम लोगों को होर्क्रक्स खोजने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये पिकनिक मनाने जैसा होगा, है ना रॉन? रॉन हंसने लगा, लेकिन मिसेस वीजली के कमरे में रखे शादी के तोहफों के विशाल ढेर को देखकर उसकी हंसी रुक गई। डेलाकोर परिवार अगली सुबह 11 बजे आने वाला था। हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी अब तक फ्लर के परिवार से काफी चिढ़ने लगे थे। पोशाक के रंग से मिलते जुलते मोजे पहनने के लिए रॉन मुंह बनाकर पैर पटकता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया। हैरी ने अपने बाल जमाने की कोशिश की। तैयार होने के बाद वो डेलाकोर परिवार का स्वागत करने के लिए धूप भरे अहाते में पहुंच गए। हैरी ने पहले कभी उस जगह को इतना साफ नहीं देखा था। पीछे के दरवाजे के पास आमतौर पर जंग लगी कड़ाहियाँ और पुराने वेलिंगटन जूतों के ढेर पड़े रहते थे। अब दरवाजे के दोनों तरफ 2 नई कंपायमान झाड़ियाँ बड़े गमलों में खड़ी थी। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उनकी पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और आकर्षक प्रभाव डाल रही थीं। मुर्गियों के दड़बे को बंद कर दिया गया था, अहाते में झाड़ू लगा दी गई थी, पास वाले बगीचे को तराश दिया गया था, काट छांट दिया गया था, उसकी काया पलट हो गई थी। हैरी ये नहीं जानता था कि रॉन के मकान पर माया पंछी के समूह और मंत्रालय ने मिलकर कितने सुरक्षात्मक सम्मोहन किए थे। वो बस इतना जानता था, अब किसी के लिए जादू से सीधे यहाँ आना संभव नहीं था। इसलिए मिस्टर वीजली डेलाकोर परिवार को लाने के लिए पास की पहाड़ी तक गए, जहाँ वो आवागमन कुंजी से पहुँचने वाले थे। उनके आने का संकेत एक जोरदार हंसी ने दिया। बाद में पता चला कि ये हंसी मिस्टर वीजली की थी, जो कुछ पल बाद ही गेट पर नजर आए। वो सामान से लदे थे, सुनहरे बालों वाली एक सुंदर महिला के साथ आ रहे थे। मम्मी, फ्लर चिल्लाई और उस महिला से गले मिलने के लिए भागी। पापा! मिस्टर डेलाकोर अपनी पत्नी जितने आकर्षक नहीं थे, उनकी लंबाई उनकी पत्नी से 1 फुट कम होगी। वो काफी मोटे थे, उनकी दाढ़ी छोटी, नुकीली और काली थी। बहरहाल वो हंसमुख स्वभाव वाले दिख रहे थे। वो ऊंचे हील के जूतों में फुदकते हुए मिसेस वीजली की तरफ गए। उन्होंने उनके दोनों गाल
चूम लिए जिससे वो शर्मा गई। आपको बहुत दिक्कत हुई होगी, मिस्टर डेलाकोर ने गहरी आवाज़ में कहा। फ्लर ने बताया, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मिसेस वीजली बोली, कोई दिक्कत नहीं। रॉन ने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बौने पर लात मारी जो कंपायमान झाड़ी के पीछे से झांक रहा था। मिस्टर डेलाकोर ने कहा, आइए मैं आपका परिचय अपनी पत्नी अपोलाइन से करवाता हूँ। मैडम डेलाकोर आगे बढ़ी, झुककर मिसेस वीजली को चूम लिया। बेहतरीन, आपके पति हमें बड़ी मज़ेदार कहानियाँ सुना रहे थे। मिस्टर वीजली पागलों की तरह हंसे। मिसेस वीजली ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा। वो तत्काल खामोश हो गए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे वो किसी करीबी दोस्त के बीमार होने पर उसे देखने आए हों। और जाहिर है आप मेरी छोटी बेटी गैब्रियल से मिल चुकी हैं। गैब्रियल फ्लर का ही छोटा रूप थी। उसकी उम्र 11 साल थी। उसके कमर तक लंबे बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। उसने मिसेस वीजली को प्यारी मुस्कान दी, उनके गले लगी। फिर उसने हैरी की तरफ उत्साह से देखकर पलकें झपकाईं। जिनी जोर से खकार मारकर गला साफ करने लगी। अच्छा तो अंदर चलें, मिसेस वीजली ने दमकते हुए कहा और वो डेलाकोर परिवार के साथ घर के अंदर गईं। जल्दी ही ये पता चल गया कि डेलाकोर दंपत्ति मदद करने वाले खुशनुमा मेहमान थे। वो हर चीज़ पर खुशी जाहिर करते थे और शादी की तैयारी करने के लिए उत्सुक थे। मिस्टर डेलाकोर ने बैठक व्यवस्था से लेकर दुल्हन की सखियों की जूतियों तक हर चीज़ को बेहतरीन का खिताब दिया था। मैडम डेलाकोर घरेलू मंत्रों में बेहद निपुण थीं। उन्होंने पल भर में ही ओवन को सही तरीके से साफ किया। गैब्रियल अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे घूमती रही। दिक्कत सिर्फ ये थी कि रॉन के घर में इतने लोगों के रहने की जगह नहीं थी। मिस्टर और मिसेस वीजली अब सिटिंग रूम में सो रहे थे। मिस्टर और मैडम डेलाकोर इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन वीजली दंपत्ति ने इस बात पर जोर दिया कि वो उनके बेडरूम में ही सोएं। गैब्रियल फ्लर के साथ पर्सी के पुराने कमरे में थी। चार्ली, जो बिल का बेस्ट मैन बनने वाला था, रोमानिया से अब तक नहीं आया था और आने के बाद वो बिल के साथ सोने वाला था। मिलकर अकेले में योजनाएं बनाने का अवसर खत्म हो चुका था। हताशा में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने भीड़ भरे मकान से दूर रहने के लिए मुर्गियों को दाना डालने जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन वो अब भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही हैं। रॉन गुर्राया जब अहाते में मीटिंग करने की उनकी दूसरी कोशिश को मिसेस वीजली ने नाकाम कर दिया। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुर्गियों को दाना डाल दिया है। अभी अच्छा रहेगा कि हम उन्हें दोबारा बंद कर दें, इससे पहले कि कल शादी का तंबू लगाने वाले आएं। बिल उन्हें लेकर आएगा। उन लोगों के आने पर तुम लोग अंदर रहना। हैरी, मैं तो यही कहूँगी, इतने सारे सुरक्षा समूहों के कारण शादी के आयोजन में दिक्कत हो रही है। मुझे अफसोस है, हैरी ने कातरता से कहा। ओह, नादानों जैसी बातें मत करो बेटा। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, तुम्हारी सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हो। आखिर 17वां जन्मदिन बहुत ख़ास होता है। मैं कोई तामझाम नहीं चाहता। जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद ही तो शादी है। ओह ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं रीमा स्टोन्स को बुला लेती हूँ और हैग्रिड को भी। ये बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मेहरबानी करके ज़्यादा कष्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मिसेस वीजली ने लंबी टटोलती हुई निगाह से उसे देखा, फिर थोड़े दुख से मुस्कुराकर दूर चली गई। हैरी देखता रहा जब उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए तार के पास अपनी छड़ी लहराई। गीले कपड़े सूखने के लिए हवा में अपने आप टंगने लगे। अचानक हैरी के दिल में पश्चाताप की एक बड़ी लहर उठी कि वो उन्हें कितनी असुविधा और दुख दे रहा है।